सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि मात्र सरकारें बनाने से, मुख्यमंत्री बदलने से, मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदला करती। बूढ़ा मरे जवान, हत्या से इतनी काम। सरकार को तो भाई पैसा चाहिए राजस्व से, चाहे शराब साहब है, चाहे अन्य नशो साहब है। लेकिन जब संविधान सबके लिए है तो बनाने वाला तो फुटपाथ पर सोएगा और बनने वाला 5 स्टार में सोएगा। तो ये अंतर कब खत्म होगा? जो अन्न पैदा कर रहा, जो अन्न पैदा कर रहा उसका नाम नहीं है, और जो अन्न को बांट रहा उसका जोड़े पे फोटो है। भाई मान लिया तुम यहाँ को लिकड़ रहे, मान कोई भौंक गया था, मैं अब उसे तुम लोग कहने लगे तो अली सेशन था या लैबरा था, है तो कुत्ता ही। जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं सत्यम हिंदुस्तान न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह से। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको आंदोलन से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली सर? तो वो किसान के घर में पैदा होना, समझो आप ना आंदोलन में ही पैदा हो रहे। उसके जीवन का जो कष्ट है, उसके जीवन की जो पीड़ा है, मतलब फसल बोने से और फसल काटने तक हमेशा जीवन में आंदोलन है। और जो किसान के घर, मजदूर के घर जन्म लेगा वो खुद ही एक आंदोलनकारी है। ये प्रेरणा क्या है? ये तो जीवन के संघर्ष का सबसे बड़ा, अगर कहीं फैक्ट्री है आंदोलन की तो वो किसान और मजदूर का घर है। भारतीय किसान मजदूर संगठन की अन्य किसान संगठनों ने क्या अलग पहचान है? पहचान कुछ नहीं, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। बस हमारा कहना सबसे ये है, पहचान अलग बनाने के लिए को रंगों का परिवर्तन नहीं होता। पहचान अलग बनाने के लिए सिर्फ नीतियों में, नियत में फर्क करना पड़ता है। और हमारा सबसे हमेशा यही निवेदन रहे कि जो किसान की राजनीति कर रहे या किसानों की जो संगठन बना के सब लोग लड़ रहे किसानों के लिए, उन्हें अपनी नीति और नियत हमेशा साफ रखनी चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कि हम लोग अलग से कोई काम कर रहे या अन्य संगठन अलग से काम कर रहे। बस हमारा सबसे यह आग्रह हमेशा रहे कि संगठन हिंदुस्तान में होने चाहिए। किसान ज्यादा हैं तो ज्यादा संगठन भी होने चाहिए, लेकिन नीति और नियत बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। ये हमारा सबसे निवेदन है। आपने कहा सर कि पब्लिक ज़्यादा है, किसान ज़्यादा है, संगठन ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सरकार संगठन ज़्यादा है लेकिन फिर भी किसानों की दशा जैसे की तैसे ही, सुधार कुछ नहीं है। ये तो क्या है ना, फेलियर है। सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि मात्र सरकारें बनाने से, मुख्यमंत्री बदलने से, मंत्री बदलने से व्यवस्था नहीं बदला करती। सरकार को पहले चाहिए कि हम लोगों को व्यवस्था क्या है कि 75 साल में आज भी यदि किसान के लिए आसानी से क्रय केंद्र नहीं है, हर 100 मीटर पे एक शराब का ठेका है, लेकिन हर 100 मीटर पे एक क्रय केंद्र नहीं है। सब्जी की मंडी नहीं है, फल की मंडी नहीं है, धान की मंडी नहीं है, गेहूं की मंडी नहीं है। तो ये जो फसलों को ना बेचने की और समय पर ना जाने की जो दिक्कत है किसान के सामने, वो एक बड़ा विषय है। और परिवर्तन सरकार को किसान के लिए करना चाहिए। आज 80 करोड़ लोग यदि अनाज देश में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बांट रहे, तो वो इस किसान के खेत से ही जावे अनाज, वो किसी अडानी अंबानी की फैक्ट्री में तैयार नहीं होता। आपने बात की सर शराब के ठेकों की, तो ये जगह जगह रोडों पे खुले हुए हैं। इससे जो आने वाली पीढ़ी है उसकी तो दशा खराब होती जाएगी। देखो, ये तो सरकार का विषय है, ये सरकार का विषय है। और मेरा सरकार से जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे कथावाचक हैं, हमारे कथावाचक जब कथा में आवे तो वो भी पूर्ण रूप से बहुत कथावाचक हैं, बहुत धर्म गुरु हैं। उन्हें ये कसम खवानी चाहिए अपने सभी भारतवासियों को कि कोई भी भारतवासी मतलब मांस का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये उनकी भी जिम्मेदारी है। और सरकार हमेशा क्या चाहती है कि भाई किसी को फायदा हो चाहे नुकसान, बूढ़ा मरे जवान, हत्या से इतनी काम। सरकार को तो भाई पैसा चाहिए राजस्व से, चाहे शराब साहब है, चाहे अन्य नशो साहब है। तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि यदि आप छल से, कपट से पैसा कमा रहे, तो हम समझ सकते हैं ये अन्याय है देश के युवाओं के साथ। सर, सरकार तो जनता के लिए होती है। नहीं, सरकार जनता के लिए है, लेकिन सरकार बनावे है कौन? सरकार तो जनता ही बनावे है ना।
अभी जब सरकार जनता बना रही, जनता के लिए सरकार है, संविधान का भी पहला शब्द यही है कि संविधान सबके लिए है। लेकिन जब संविधान सबके लिए है तो बनाने वाला तो फुटपाथ पर सोएगा और बनने वाला 5 स्टार में सोएगा। तो ये अंतर कब खत्म होगा? जो अन्न पैदा कर रहा उसका नाम नहीं है, और जो अन्न को बांट रहा उसका जोड़े पे फोटो है। ये अंतर कब समाप्त होगा? इस अंतर को पाटना चाहिए। वर्तमान सरकार की किसान नीतियों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, नीति नहीं है तो देखो कैसे। नहीं, सरकार तो कहती है कि हम लोग काम कर रहे हैं किसानों के लिए, आय दोगुनी हो जाएगी, दुगुनी आय कर रहे हैं। समझे नहीं यार, मैंने कह रहा जब कोई नीति है ही नहीं तो मैं नीति पे बात क्या करूं? मान लो अगर नीति होती तो आय 2 गुना हो जाती। अगर नीति होती समय पे धान चला जाता, समय पे गेहूं चला जाता। अगर नीति होती तो बजाज शुगर मिल है या अन्य शुगर मिल है वो किसानों को पैसे दे देती। सवाल ये है भाई, नीति शब्द अच्छा है कहना, लेकिन उस पर काम करना बड़ा कठिन है। मान लो सरकार बार बार कह रही है कि जैविक खेती करो, जैविक खेती करो। मैं सरकार से कहा जैविक खेती हम करने के लिए तैयार हैं, आप एक प्लान बना लो, एक प्लान, और उस प्लान में सिर्फ आप 5 साल का एक प्लान बना दो, और उस प्लान में सिर्फ ये कर दो कि 1 एकड़ पे 80,000 रुपए सरकार देगी किसान को जो भी जैविक खेती करागा। जैविक खेती हो जाएगी शुरू। अब मान लो जैविक खेती करा कैसे? जगह जगह पेस्टिसाइड की दुकान है, जहरीली दवाओं की दुकान है, वहां से आसानी से दवा मिल जाएगी। लेकिन आसानी से कहीं भी जैविक नहीं मिलता, ना जैविक खाद मिलता, ना दवाइयां मिलती। तो सरकार को पहले ये सोचना पड़ेगा कि नीति, पहले सरकार नीति तो बनावे। गन्ना पेमेंट की बात किया आपने, लेकिन ये मुजफ्फरनगर की समस्या नहीं बचेगी। प्रदूषण फैक्ट्रिया द्वारा जो फैलाया जा रहा वो अब हर घर तक जाएगा, उससे कोई घर बचेगा नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है हम 24 से 48 घंटे के अंदर पेमेंट देने का काम करेंगे। यार असल में जब कुछ है तो है नहीं, अब कुछ ही कहो जाओ। मान ले जब उसकी बन जाएगी वो भी यही क्षण पटकावा। समस्या या थोड़ी है, अब कुछ है नहीं, मान लिया अब वो एक तूफान आ गया गांव में, अब एक बड़ी थी झोपड़ी, वो वहां टिल्ले पे जा चढ़ा, बोल रहा भाई आज तो मार, तो आज भी मजा आएगा ना, चौदह कुछ था ना कुछ बया। तो वहां तो कुछ है ही नहीं, वो 48 घंटे के बजाय भाई 24 घंटे में कह दो पेमेंट कर देगा। अनीस बजाज का नाश करने का सारे इसी पार्टी को तो जावे ना, ये उस पर वो पावर प्लांट लगाते बेचारे पे, और ना इनका नाश होता। और हम दोनों कहे भाई वो भी बना लो, हमका टाड़ कर दिया अपनी बना लो। विधायक तो उस पर भी हैं कितने ही। मैं तो आज तो देखा नहीं कहीं वो यात्रा लेकर गए हों समाजवादी पार्टी वाले, भाई आज किसानों के लिए यात्रा लेके जाएंगे, सहारनपुर तक वहां लेके जाएंगे, लखनऊ या सेफई तक लखनऊ लेके जाएंगे, या एटा तक लखनऊ लेके जाएंगे। मान लिया हम तो कह रहे भाई यात्रा शुरू करो, किसान सहयोग करेगा, हम भी उनका सहयोग करेंगे। सरकार से हमारी बात रखे हुए, गन्ना भुगतान की भी बात रखे हैं, बिजली की भी बात रखे हैं, और जो में बात रखे यात्रा शुरू कराएंगे, जहां से भी यात्रा में शुरू कराएंगे हम उनके लाल रहेंगे। आप एक किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही? भाई चुनौती को तो कुछ नहीं है, तो करना खाना हो रहा है। चुनौती कुछ नहीं इसमें, भाई समाज ने गाड़ी दे रखी, तड़के अपना पैर का कपड़े उसमें बैठ ले। चुनौती कहाँ? चुनौती तो आई नहीं अब लो। चुनौती तो उस दिन आओगी जिस दिन कहीं से डंडा पंडा बजागा, जेल पेड़ होगी, सरकार के लड़ा कहीं टकराव होगा। हम भी कुछ नहीं कर रहे, सरकार भी कुछ नहीं कर रहे, बेचारा किसान मारा जा रहा। आपके अनुसार सशक्त किसान की परिभाषा क्या है? सशक्त किसान वो है जो अपने इस जमीन से, इस खेती से अपने बच्चों को पढ़ा के कामयाब कर रहा। सशक्त किसान वो है जो सरकार की नीति पर, नियत पर ध्यान रख रहा। सशक्त किसान वो है जो सरकार के बहकावे में ना आके अपनी फसलों के दाम की लड़ाई लड़ रहा। उसे चिंता है इस बात की कि मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरी फसल के दाम और मेरे सम्मान को बचाने वाला किस दिन नेता पैदा होगा। ये सबसे बड़ी किसान की आज की तारीख में आवश्यकता है। आपने एक भाषण में एक नारा दिया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसका क्या मतलब है? देखो, रघु भगवान राम के जो बाबा थे वो थे रघु, और उनकी परंपरा है, क्षत्रिय कुल की ये परंपरा है, रघुकुल की ये परंपरा है कि उन्होंने कभी भी किसी को कोई वचन दिया तो उन्होंने ये कहा कि वचन देने के लिए जे प्राण देने पड़े।
महाराज सीवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस काट के तराजू में रख दिया था। महाराजा हरिश्चंद्र ने एक वचन के लिए सारा राजपाट सब दांव पर लगा दिया था। महाराजा दशरथ ने 2 वचन देने के लिए अपने पुत्र को वनों में भेज दिया, और उसी वचन का पालन करने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे। इसलिए ये क्षत्रिय कुल के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ा ये संकल्प है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, राजकुमार भाटी जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, जाट समाज की महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणियां उन्होंने की थी, शायद आपने भी देखी होगी, उस पर आपका क्या राय है? यार किसी आदमी का तो पर्सन कर डंगर का कर रहा। सर ये तो वो आदमी हमेशा आदमी की बात का जवाब देना चाहिए। वो आदमी नहीं है यार, उसकी बात का क्या जवाब देना। भाई मान लिया तुम यहाँ को लिकड़ रहे, मतलब कोई भौंक गया था, मैं अब उसे तुम कहने लगे तो अली सेशन था या लैबरा था, है तो कुत्ता ही, उसमें उसकी नस्ल ही तो बदल सके, बस उससे क्या फर्क पड़ रहा। तो जो महिलाओं का अपमान करता हो, और वो भी ऐसे समाज की महिलाओं का, पहले तो भारत तो हर किसी की भी पूरे देश में नारी हो, वो किसी जाति धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, वो भारत की नहीं पूरे विश्व की। हमारा तो देश नारी के सम्मान के लिए हमेशा सिर कटवाता रहा। और ऐसा व्यक्ति जो अपमान करता हो, और वो भी जाति का नाम लेके, मतलब जो आदमी जाति का नाम लेकर महिलाओं को अपमानित करता हो, ऐसे आदमी के लिए सवाल वो क्या करा। मैं तो उसे आदमी नहीं मानता, पहली बात तो ये है। आने वाले चुनाव 2027 के विधानसभा में क्या इससे फर्क पड़ेगा, इस तरह की बयानबाजी से? फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में तो जान नहीं बची, यहाँ तो ये डाल के जो 2-4 सीट आम है उन्हें भी खो दें। इन तक बचना चाहिए, सबको सबको बचना चाहिए, और खासकर गुज्जर समाज को बचना चाहिए। ऐसे आदमी होते हैं, उनका गौरवशाली इतिहास है, अच्छी परंपराओं से, अच्छे नियमों से समाज को चला रहे। बहुत सी जगह हम खुद उदाहरण दे गुज्जर समाज का, कि भाई गुज्जर समाज ने जैसे मृत्यु भोज पे पाबंदी लगाई, खर्चों पे पाबंदियां लगाई, हम खुद उदाहरण दे 10 जगह। भाई इतना अच्छा समाज इतने अच्छे निर्णय ले रहा आज की इस संस्कृति में भी, कि भगवान की दया दृष्टि तो वो संपन्न है, और फिर भी ऐसी पाबंदियां लगा रहे। और ऐसे समाज में एक ऐसा आदमी तो नहीं उसे कहा जा सकता, ऐसा व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता, पता नहीं क्या कहूँ, कोई है नहीं सब, तो ऐसा आदमी से बचना चाहिए। सर क्या किसानों की आवाज जो उद्योगपतियों के नीचे दबा दी जाती है, इसका एक उदाहरण है मुजफ्फरनगर में बढ़ता प्रदूषण। किसान संगठन ने काफी आवाज उठाई, लेकिन माहौल आज भी जस के तस है। देखो भाई, ऐसा है, सरकार जिसे चाहेगी वही तो उद्योग चला होगा, सरकार जिसे चाहेगी वो ही आंदोलन करेगा। अब बस इतनी बात में दोनों बातों को समझ सको, कौन आंदोलन करेगा और कौन उद्योग चलाओगा, ये सरकार ने तय कर रखा है। इसलिए प्रदूषण से जनता मर रही, लोग त्राही माम कर रहे, और फिर आंदोलन हो रहा, और उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं रहा। भाई आंदोलन हुआ, मीटिंग हुई, सारी फैक्ट्री वाले बैठे, किसान संगठन के लोग बैठे, हुआ तो नहीं कुछ। प्रदूषण तो है, नुकसान हुई, फैक्ट्री भी नुकसान चल रही। तो जब सारी चीज चल रही तो सरकार ने तय कर रखा आंदोलन कितना करना है, कितने घंटे करना है, और फैक्ट्री कितने घंटे चले। क्योंकि इस प्रदूषण के कारण गांव मखियाली में लोगों ने पलायन करने लगे, घरों पे मकान बेचने के पर्चे लगवा दिए, वहाँ पर मेडिकल की टीम गई, सीएमओ भी गया, उसके जाने के बाद वहाँ कैंसर के मरीज निकले, टीबी के मरीज निकले, तो क्या जनता बेहाली रहेगी फिर? देखो अभी ना 2 रोड बने, दिल्ली देहरादून और गोरखपुर अम्बाड़ा। पहले ही पानीपत खटीमा राजमार्ग है, देहरादून पहले ही हरिद्वार से दिल्ली है। और ये जितने भी रोड हैं अभी सरकार इन पे जमीन एक्वायर कर रही है। जैसे मान लिया सहारनपुर के अभी 11 गांव, 13 गांव लिए सहारनपुर के, 2 नकुड़ तहसील के और सदर तहसील के 11 गांव लिए, उनकी जमीन एक्वायर करी 15,000 बीघा। यहाँ गोग में एक बड़ी जमीन एक्वायर करने की प्रक्रिया शुरू होगी। और एक ये जो देहरादून वाला हरिद्वार वाला रोड है,
लगभग 10,000 बीघा जमीन इस पे सरकार एक्वायर कर रही है रोड के किनारे किनारे। तो ये प्रदूषण मुजफ्फरनगर की समस्या नहीं बचेगी, ये मुजफ्फरनगर की समस्या नहीं बचेगी। प्रदूषण फैक्ट्रिया द्वारा जो फैलाया जा रहा वो अब हर घर तक जाएगा, उससे कोई घर बचेगा नहीं। सरकार यदि इस पे कोई ठोस नीति नहीं बनाती, एनजीटी यदि इस पे कोई ठोस नीति नहीं बनाती, तो लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं। यार काली नदी, हिंडन नदी, कृष्णा नदी पिछले 20 साल से 25 साल से लोगों को कैंसर दे रही। हजारों हजारों करोड़ रुपए उन नदियों के नाम पर आवंटित हो गए, हुआ कुछ समाधान? फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी उनमें जा रहा, किसी फैक्ट्री पे कोई रोक नहीं है, कोई शुद्ध करने का यंत्र नहीं है। तो भैया ये किसी मखियाली की बात नहीं है, ये सब गांव मखियाली बनेंगे, सबको पलायन करना पड़ेगा। और पलायन करके कहां जाएंगे नू भी नहीं पता, कहां जाएंगे पलायन करके। इधर को जाएंगे तो वहां तो पहले ही गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली में, फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, वहां तो पहले ही धुआं उठ रहा। यही तो बच रहा था, यहां भी उठ गया धुआं। अब धुआं उठागा तो भाई देखे धुएं तो बचने का तर तो लोग भागेंगे, भागेंगे कहां नू किसी को नहीं पता। इस तरह की जो बीमारियां के कारण जैसे कैंसर जैसे बड़े रोग इधर वेस्ट यूपी के जो लोग हैं या तो दिल्ली जाते हैं या इधर ऋषिकेश में जाते हैं, तो क्या इधर पश्चिम यूपी में कोई एम्स नहीं बनना चाहिए? यार मैंने कहूँ बनना ही क्यों चाहिए, अस्पताल बनना ही क्यों, बना दे सरकार। हम तो कह रहे लोगों को बीमारी से बचाओ ना भाई। हम डिमांड ये करें चलो भाई अस्पताल चाहिए, लेकिन मेरी सरकार से है कि सरकार ये क्यों नहीं करती कि बीमारी होवे क्यों, बीमारियों से बचने का, बीमारियों का इलाज क्यों टोया जा, बीमारी से ही बचने का इलाज हो ना। चोर को क्यों मारे, चोर की माँ को मारो ना भाई। जब चोर की माँ मर जाएगी तो चोर पैदा ही नहीं होना का। जब हम प्रदूषण से बच जाएंगे, जब इन गंदे प्रदूषण से हम बच जाएंगे, बीमारी नहीं होने की, बीमारी नहीं होने की तो एम्स की जरूरत ही नहीं है। हम तो कैसे एम्स को वहां पश्चिम बंगाल में और उसमें बांग्लादेश में खोल दो। सर एक बयान वायरल हो रहा है, आज चौधरी राकेश टिकैत जी ने बोला है कि एमएसपी हक नहीं, हमारी मांग है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो लेकर आएंगे, इसमें क्या बात है। सर आखिरी सवाल, किसानों को लिए आप क्या मैसेज देना चाहिए? मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ, किसान की नजर दिल्ली पे भी रहनी चाहिए, खेत पे भी रहनी चाहिए और अपने बच्चों पर रहनी चाहिए। शिक्षा दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। खासकर किसान और मजदूर के बच्चों को नशे से दूर रहना चाहिए। और जितनी मजदूरी करके, जितनी फसल बेच के आपके बच्चे यदि पढ़ सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, तो उन्हें पढ़ावें, उन्हें कामयाब रखें और नशे से दूर रहें। ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर पूर्ण सिंह जी, जिनसे हमने किसानों की समस्याओं के बारे में जाना। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में समय देने के लिए। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।